हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं तो आज की इस क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं इनकम अंडरहेड पीजीवीपी, जिसमें कि मेरी क्लास नंबर 7 है। तो अभी तक 6 क्लासेस में हम काफी सारी बातें कर चुके हैं, जिसमें मेनली हमने डेप्रिसिएशन की, एडिशनल डेप्रिसिएशन की, बेसिक कॉन्सेप्ट की, चार्जिंग सेक्शन की, मेथड ऑफ अकाउंटिंग की, और इसके अलावा हमने काफी सारी यहाँ पर बातें की हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगाकर हम एक क्विकली रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, कि पिछली क्लास में हमने क्या समझा था। फिर उसके बाद मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, जो कि इनकम अंडरहेड पीजीवीपी के ही अंदर आएगा, बट ये बात करेगा आपको एक एग्जेम्पशन या डिडक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीजें समझी थी। देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था वो स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस फॉर अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 32 एडी स्पेसिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड दी वेस्ट बंगाल, तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 15% की एडिशनल बेनिफिट देता है। 15% किसका? जो भी आप न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका। तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलग मिल रहा था, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अलग से दे दिया गया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस भी दे दिया गया, विच इज ओवर एंड अबव द डेप्रिसिएशन। कंडीशन मोर और लेस यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली ही थी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए, और वो प्लांट एंड मशीनरी में ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, तो उन चीजों को आपने यहां से बाहर कर दिया था ताकि उस पर आपको 15% का बेनिफिट नहीं हो। 15% यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन दिया गया था, तो ये तो मैंने वैसे भी डिस्कशन में बता दिया और पहले से ही बता दिया है, तो इसको तो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने डाला, लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप 5 साल से पहले इस असेट को ट्रांसफर कर देंगे, या जो नई प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे, तो जितनी हमने आपको पहले एग्जेम्पशन डिडक्शन दी थी 15% की, उसे हम आपकी इनकम मान लेंगे और उसे पीजीवीपी हेड में उस साल टैक्सेबल कर देंगे जिस साल आप वो ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट किया था स्टूडेंट सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होगा। किसी चीज को जब आप खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आप क्या रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी और उस कॉस्ट को आपके घर तक, आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लाने की जो कॉस्ट होगी, इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन कॉस्ट और पुट टू यूज कॉस्ट, वो सारी इसमें इंक्लूड की जाएगी, और उसको फर्दर फिर रिड्यूस कर दिया जाएगा उस अमाउंट से जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और ने बियर किया है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था, सरकार आपको सब्सिडी देगी तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट उतने से कम हो जाएगी। कोई और अगर उसमें कहता है कि मैं आपको कुछ कंपनसेशन दे दूंगा अगर आप ये एसेट खरीदते हैं, तो उस केस में आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, दैट शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट मच ऑफ अमाउंट, जितना आपको बेनिफिट वहां से मिल गया है। इसके बाद फिर मैंने आपके साथ बात करी थी बोरोइंग कॉस्ट की। तो बोरोइंग कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई लोन लेकर एसेट खरीदते हैं तो लोन पर जो इंटरेस्ट आप देंगे, वो इंटरेस्ट उस दिन तक का जिस दिन आपकी वो एसेट पुट टू यूज में आ गई है, तब तक का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे और उसे एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे, और उस दिन के बाद का जो इंटरेस्ट होगा उसे आप P&L में चार्ज करेंगे। फिर हमने बात करी थी बिल्डिंग की, ऐसी बिल्डिंग जो कि आप पहले अपने बिजनेस पर्सनल यूज में ला रहे थे, अब बाद में आपका मन किया कि चलो इस बिल्डिंग को बिजनेस के लिए ले जाते हैं और बिजनेस यूज में रख लेते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि वो बिल्डिंग जब से खरीदी गई थी तब से आप उस पर एक नोशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नोशनल डेप्रिसिएशन ऐसे लगाया जाएगा जैसे कि वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही थी, और उस पर डेप्रिसिएशन लगाते 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 जिस दिन आप उसे बिजनेस में लेके आएंगे, उस दिन जो वैल्यू उसकी बच रही होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर एसेट आपकी अदर है, मतलब
बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग के अलावा कोई और एसेट्स है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपने खरीदते समय दी थी वो आपकी कंसीडर कर ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिया था कि डॉक्टर सोमन है कोई, उन्होंने अपनी कार इंट्रोड्यूस करी, तो कार क्योंकि 5,25,000 की खरीदी थी, वही वैल्यू बुक्स में आ जाएगी, वही वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एफएमवी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, और हमने शायद लास्ट क्लास में इसी सेक्शन तक ही डिस्कशन अपना रखा था। मतलब अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपके साथ केवल 2 या 3 सेक्शन ही डिस्कस किए थे मेजरली। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, नोटिस कर रहे होंगे पीजीबीपी में बहुत ज्यादा सेक्शंस हम नहीं कर रहे हैं। हम एक क्लास में 2 या 3 सेक्शंस पर ही बात कर पा रहे हैं, लेकिन हम बात बहुत डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप नोटिस करिए पीजीबीपी में मैं जितना आपको टाइम दे रहा हूं, जितना मैं आपके साथ टाइम लगा रहा हूं, मैं इतने टाइम में और भी बहुत कुछ करा सकता था, बट मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको इस पर टाइम स्पेंड कर रहा हूं, आप लोगों का भी इस पर टाइम लगवा रहा हूं। सो देयर इज सम रीजन। मैं चाहता हूं आपकी फाउंडेशन अभी स्ट्रांग हो जाए ताकि आपको फाइनल में कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्रस्ट मी, ये फाउंडेशन अगर आपने बहुत स्ट्रांग कर लिया ना पीजीबीपी का, आप फाइनल चुटकियों में समझ पाएंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ आसान हो जाएगा, बट यस द पार्ट विच इज रिलेटेड टू द पीजीबीपी आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे फाइनल में, फिर आप बाकी चीजों को अपना टाइम दे पाएंगे। आइएगा, सो सेक्शन 43 बी में मैंने आपको बताया था कि अगर आप मर्केंटाइल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो मर्केंटाइल अकाउंटिंग में आपको आपके खर्चों का प्रोविजन करने का भी परमिशन होता है। मतलब आप खर्चे अपने प्रोविजन बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर डाल सकते हैं, और इनकम टैक्स वाले भी उसको मना नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है ये खर्चा इस साल का है, भले ही आपने पे नहीं किया तो कोई नहीं, स्टिल आप पे तो कर ही दोगे ना, अभी नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, कभी तो करोगे, तो वो उस खर्चे को अलाउ कर देते हैं। लेकिन स्टिल इस सेक्शन की वजह से कुछ ऐसे खर्चे भी आ जाएंगे अब आपके सामने, कुछ ऐसी पेमेंट्स भी आ जाएंगी आपके सामने, कुछ ऐसी आइटम भी आ जाएंगी आपके सामने। मैं केवल खर्चे नहीं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, केवल आप इसे खर्चे से मत समझिएगा, मैं कह रहा हूं ऐसी आइटमें भी आएंगी आपके सामने। अगर आप उन्हें पे नहीं करेंगे तो उस केस में उन्हें खर्चा नहीं माना जाएगा, उन आइटमों को अलाउ नहीं किया जाएगा, और वो आइटमें आपकी P&L अकाउंट में कंप्यूटेशन करते समय, इनकम टैक्स में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते समय ऐड बैक कर दी जाएंगी। मैंने बताई थी कौन कौन सी आइटमें होंगी। अगर आप कोई ड्यूटीज, टैक्सेस, फीस एंड इस तरह का कोई पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट आपका यहाँ पर ऐड बैक हो जाएगा। अगर आपने आपका कोई ड्यूटी, टैक्सेस, फीस है और उसकी आप पेमेंट नहीं करते हैं, कब तक पेमेंट नहीं करते? ड्यू रिटर्न ऑफ फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले, तो वो आइटम आपका डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे ऐड बैक कर देंगे व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। सिमिलरली अगर कोई अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या इस तरह के किसी और प्रोविडेंट फंड में आपको देना था और आपने नहीं दिया, तो वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते समय ऐड बैक कर दिया जाएगा। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पर, समझिए। मान लीजिए आपने एक एंट्री डाली थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेबल, आपने पेबल के नाम से यहाँ पर एक एंट्री खड़ी करी है, तो ये जो पेबल अमाउंट होगा जब तक आप इसे पे नहीं कर देंगे हम इसे आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर या अलाउएबल आइटम नहीं मानेंगे, और हम इसे आपके नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे व्हाइल कंप्यूटिंग दी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी एज पर दी इनकम टैक्स। उसके बाद मैंने बात करी थी बोनस कमीशन की, तो अगर आपका कोई बोनस कमीशन पेबल है तो वो भी हम आपका यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे, उसको भी हम अलाउएबल डिडक्शन या अलाउएबल आइटम नहीं मानेंगे। देन था इंटरेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने किसी बैंक से, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से कोई लोन लिया है और उस लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो वो लोन भी आपका ऐड बैक कर दिया जाएगा, अगर आपने उस लोन को रिटर्न ऑफ फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले जमा नहीं किया है, पे नहीं किया है। इसके बाद था लीव एनकैशमेंट पर दिया जाने वाला पैसा भी आपका अलाउ नहीं होगा।
और वो भी आपका एड बैक कर दिया जाएगा इफ इट इज नॉट पेड विद इन द सेम ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंडियन रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवेज असेट्स। तो अगर आप रेलवे की कोई एसेट यूज करते हैं और इंडियन रेलवे को उसका कोई पैसा आपको देना था, आप नहीं दे रहे हैं, तो जब तक आप उसे दे नहीं देंगे हम आपको उसका बेनिफिट भी नहीं देंगे। लास्ट डेट पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप उस साल तक पे कर देते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये सेक्शन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप उस साल पे नहीं करते, पेबल खड़ा कर लेते हैं, तो आपको अगले साल की रिटर्न ड्यू डेट की फाइलिंग तक आपको पे कर देना है। पे कर देंगे तो उसी वाले साल में आपको डिडक्शन दे देंगे जिस साल का वो खर्चा था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 का। लेकिन अगर आप 31 अक्टूबर जो कि हमारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, अगर आप उसे मिस कर देंगे, आप कहेंगे कि मैं तब तक पे नहीं कर पाया या मैं पे नहीं करूंगा, तो आपको फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। आपको डिडक्शन तब देंगे जब आप उसे एक्चुअली पे कर देंगे। हम आपका बेनिफिट खत्म नहीं कर रहे हैं, हम आपका बेनिफिट डेफर कर रहे हैं। बेनिफिट खत्म करने का मतलब है कि हम आपको कभी भी इसका बेनिफिट नहीं देंगे। वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग कि हम आपको उस साल बेनिफिट देंगे जिस साल आप इसकी एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एग्जांपल में फिर मैंने आपको एक जीएसटी वाला एग्जांपल बताया था कि अगर आप जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं और पे नहीं करते तो वो आइटम आपका डिसअलाउ हो जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। फिर मैंने आपके साथ चर्चा की थी एक ऐसे सर्कुलर की, एक ऐसी क्लैरिफिकेशन की जो कि इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसएससी अपने इंटरेस्ट को, लोन को रीस्ट्रक्चर करवा के अपने इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट को लोन में कन्वर्ट करवा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो जब आप वो इंटरेस्ट पे करेंगे तभी हम आपको उसकी डिडक्शन भी देंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डिडक्शन और बेनिफिट ऑफ दैट इंटरेस्ट कंपोनेंट अंटिल यू पेड इट, अंटिल यू एक्चुअली पेड इट। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और आपको बोला था कि आप इस एग्जांपल को प्लीज एक बार घर से करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, या अभी इस क्लास को देखने से पहले आप कर लेंगे, या इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप प्लीज उसको देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो एग्जाम्पल नहीं देखा है। क्योंकि जैसे ही वो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इस पर और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब क्लैरिटी तो आपको आ गई होगी जहां तक मेरा मानना है, लेकिन उस क्लैरिटी के ऊपर आप मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी लकीर खींच देंगे जिस लकीर को खींचने के बाद आप ये कह सकते हैं कि अब तो मेरे से कभी भी कैसे भी ये कॉन्सेप्ट पूछ लो, मैं गलती नहीं करूंगा या मैं गलती नहीं करूंगी। आइएगा आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है हम आज की इस क्लास में केवल इसी सेक्शन को ही डिस्कस कर पाए, और अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं आपके साथ एक दूसरा सेक्शन और डिस्कस करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन 35, एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। सरकार चाहती है कि हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च बढ़ जाए। सरकार क्या चाहती है हमारे देश में? साइंटिफिक रिसर्च बढ़ जाए। और हमारी सरकार ही नहीं चाहती स्टूडेंट्स, पूरा संसार साइंटिफिक रिसर्च की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च होंगी तभी टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, तभी साइंस बढ़ेगा, और जब साइंस बढ़ेगा तभी चीजें बढ़ पाएंगी। आप देखो ना, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले और आज को आप कंपेयर करो, चीजें कितनी बदल गई हैं। पहले चीजें कैसे हुआ करती थी? हैव यू इमेजिन जस्ट बिफोर दी 20 ईयर और 25 ईयर्स बैक कि इस तरह से भी कोई एक जमाना आएगा जब आप और हम दूर दूर जगह पर बैठे होंगे, हम ओवर द सैटेलाइट, ओवर द यूट्यूब, ओवर द पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इस तरह से हम पढ़ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो ये सारी चीजें हमने कब देखी? जब साइंस ने तरक्की की। तो हमारा देश भी ये कहता है कि अगर साइंस बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। तो साइंस बहुत जरूरी है देश के लिए। अब साइंस जरूरी है तो सरकार को कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी लानी पड़ती हैं उस साइंस को प्रमोट करने के लिए। कैसे लाएगी? सरकार कहती है बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन सुनो, अगर तुम साइंस की रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए
कुछ भी अमाउंट खर्च करोगे तो हम आपको उसकी डिडक्शन देंगे, हम आपको उसका बेनिफिट देंगे, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। आप खर्च करो कुछ, हम आपको इंसेंटिव देंगे उसके लिए। तो ये सेक्शन 35 केवल इसी की बात करता है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन देते हैं, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और उस पर कोई खर्चा करते हैं, तो हम आपको उन खर्चों का, हम आपको उन डोनेशंस का बेनिफिट देंगे। अब बताइए इनकम टैक्स बेनिफिट कैसे देगा? इनकम टैक्स बेनिफिट देने का क्या मतलब लेता है? मतलब इनकम टैक्स जब आपसे कहता है कि मैं आपको बेनिफिट दूंगा, तो क्या वो आपको ये कहता है कि मैं आपको कैश देने आ जाऊंगा, ये पकड़ो पैसे पकड़ो? नहीं सर। इनकम टैक्स जब भी कहता है बेनिफिट देंगे, तो इसका मतलब वो कहता है कि हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे, हम आपके ऊपर टैक्स कम कर देंगे, हम इसे खर्चा मानकर आपका प्रॉफिट कम कर देंगे। तो जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका टैक्स कम हो जाएगा, और जब आपका टैक्स कम हो जाएगा तो ये भी तो एक तरह से हमने आपको बेनिफिट ही दिया। तो यहां पर सरकार कभी पैसे नहीं देगी आपको। मैं बार बार इनकम टैक्स में बात बोलूंगा, सरकार आपको बेनिफिट दे रही है। आपको लगेगा कि सरकार आएगी, मोदी जी मेरे घर पर आएंगे और मुझे 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए देके जाएंगे कि ये पकड़ो, तुमने साइंटिफिक रिसर्च करी, बहुत अच्छा काम किया, ये लो। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? सरकार उसे खर्चा बना देगी, सरकार आपको बेनिफिट्स दे देगी टू क्लेम दैट एक्सपेंडिचर और क्लेम दैट डोनेशन एज ए एक्सपेंडिचर, और अकॉर्डिंगली आपके नेट प्रॉफिट्स कम कर दिए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। और जब फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स आपके टैक्स नेट प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि आपका टैक्स कम हो जाएगा। और टैक्स का कम होना भी तो बेनिफिट ही है भाई। अदरवाइज आप टैक्स देते 3 लाख, अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है 2 लाख, तो ये भी तो 1 लाख रुपए आपका सेव हुआ, ये भी तो 1 लाख रुपए पैसे का आना ही हुआ। क्योंकि कॉस्टिंग का एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, आप कभी अप्लाई करके देखिएगा, पैसे का ना जाना भी पैसा आना ही होता है। बहुत फेमस चीज बता रहा हूं मैं आपको, कॉस्टिंग में एक बेसिक प्रिंसिपल लगा के देखिएगा कभी, पैसे का ना जाना भी पैसा आना ही होता है भाई। अदरवाइज आप पैसा देते, अब वो आपको नहीं देना पड़ रहा, तो इसका मतलब ये पैसा आपके पास आया ही तो है। क्लियर? तो हमें यहां पर डिस्कस करना है सेक्शन 35 कि सेक्शन 35 क्या कहता है। सेक्शन 35 में दो बातें आएंगी, एक जब आप साइंटिफिक रिसर्च खुद करते हैं, और एक जब आप साइंटिफिक रिसर्च किसी दूसरे से करवाते हैं। और तीसरा पार्ट भी आएगा जब आप कहते हैं कि मैं ना साइंटिफिक रिसर्च करूंगा, ना मैं किसी से करवाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दे दूंगा जो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए काम करती हैं। मतलब मैं उन्हें डोनेशन दे दूंगा। भाई आप मंदिर खोलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं मंदिर खुद खोलूंगा और डोनेशन दूंगा। दूसरा होता है कि आप कहते हैं मैं बने बनाए मंदिर में जाके डोनेशन दे दूंगा। और तीसरा ऑप्शन जहां पर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे ये प्रतीत हो कि आप मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन दे रहे हैं। आप मेरा पॉइंट समझ पाए? एक ऑप्शन जहां पर आप कह रहे हैं अब मैं खुद रिसर्च करूंगा, साइंटिफिक रिसर्च, तो मैं अपना जो खर्चा करूंगा। दूसरे ऑप्शन में आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये रिसर्च बाहर से करवाऊंगा, मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगा, मैं कहूंगा तुम मेरे लिए रिसर्च कर दो। और तीसरे ऑप्शन में आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, ना तो मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा हूं, ना मैं अपने लिए रिसर्च करवा रहा हूं, अब तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी एंटिटीज को पैसा डोनेट करूंगा जो साइंटिफिक रिसर्च में काम करती हैं। क्यों डोनेट करूंगा? मेरी अपनी इच्छा शक्ति है कि मैं साइंस के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन दूं, तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन दे दूंगा जाकर जो साइंस रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ताकि उन्हें पैसा मिले और वो साइंटिफिक रिसर्च करते रहे, करते रहे, करते रहे, और मेरा देश बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। तो यहां पर सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है आपके लिए लेके आई है सेक्शन 35। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सेक्शन 35 कहता है कि कोई भी खर्चा जो आप साइंटिफिक रिसर्च पर कर रहे हैं उसका हम आपको बेनिफिट देंगे। सेक्शन पढ़ते समय आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 3 फेजेस आएंगे। आप खुद कर रहे हैं, आप दूसरे से करवा रहे हैं, या आप डोनेशन दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक?
कोई भी डाउट किसी को? नहीं सर। देखिएगा स्टूडेंट्स, so this section allow a deduction in respect of any expenditure on scientific research related to the business of assessee। तो अगर आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस से रिलेटेड कोई साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं या उससे रिलेटेड किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा डोनेट करते हैं, तो उस केस में हम आपको सेक्शन 35 एडी के तहत एक डिडक्शन दे देंगे। सो पार्ट ए में मैंने कवर किया है वेयर द साइंटिफिक रिसर्च नॉट कैरिड ऑन बाय द असेसी। मतलब आप कहते हैं कि आप खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करेंगे, आप ये साइंटिफिक रिसर्च किसी से करवाएंगे या आप उसको डोनेट कर देंगे, डोनेशन देंगे और फिर आप बोलेंगे कि ये साइंटिफिक रिसर्च आप करिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए। साइंटिफिक रिसर्च करिए बिजनेस के लिए। सो द डोनेशन इज गिवन टू, अगर आप डोनेशन देते हैं नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, यूनिवर्सिटी और स्पेसिफाइड पर्सन अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द साइंटिफिक रिसर्च अंडर एन अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम, तो हम आपको 100% ऑफ द डोनेशन, इतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। इसका मतलब इधर आप डोनेट करिए, उधर आप इनकम टैक्स में पूरा का पूरा खर्चा ले जाइए। इनकम टैक्स कहता है इधर आप डोनेट करिए और उधर आप इनकम टैक्स में पूरा का पूरा खर्चा मान लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली डोनेशन गिवन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द साइंटिफिक रिसर्च, कैरिंग आउट सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो 100% ऑफ द डोनेशन हम आपको डिडक्शन दे देंगे। स्टूडेंट्स, इस फाइनेंस एक्ट से पहले ये सेक्शन बहुत ही बिखरा हुआ और बहुत ही अजीबोगरीब था, क्योंकि यहां पर अलग अलग रेट होते थे जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। पहले क्या होता था, सरकार कहती थी हम आपको 100% देंगे, 150% डिडक्शन देंगे, 125% देंगे। तो सरकार ये कहती थी आप 100 रुपए डोनेट करो, 125 का खर्चा ले लो, आप 100 रुपए डोनेट करो, 150 रुपए का खर्चा ले लो, 100 रुपए डोनेट करो, 175 रुपए का खर्चा ले लो। बट ये सारा झंझट सरकार ने खत्म कर दिया। फाइनेंस एक्ट 20 ने बोला आप 100 रुपए डोनेट करो, 100 रुपए का खर्चा हम आपको देंगे, 100 रुपए डोनेट करो, फिर हम 100 रुपए का खर्चा आपको देंगे। तो देखो तीनों ही कैटेगरी में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों में ही आप देखिए कितना है डिडक्शन, 100% है। कहीं पर भी 125, 150, 175 नहीं है। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 ऑनवर्ड्स कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि कहां पर 125% है, कहां पर 100% है, कहां पर 175% है। अब तो सबके लिए क्या कर दिया, 100%। आप कहीं पर भी डोनेशन दो, मैं 0.1 बोलूं, 0.2 बोलूं, 0.3 बोलूं, आप डोनेशन दो, कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी। आगे देखिएगा, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप किसी इंडियन कंपनी को देते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, फॉर द साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, फॉर द साइंटिफिक और रिसर्च, तो आपको 100% डिडक्शन दे दी जाएगी। अब बात करते हैं जहां पर आप साइंटिफिक रिसर्च खुद करते हैं, तो जब आप कहते हैं मैं साइंटिफिक रिसर्च खुद करूंगा, तो आपके खर्चे दो तरह के हो जाते हैं, एक पब्लिक वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब सैलरी है, आपके रॉ मटेरियल के किस तरह के खर्चे हैं, या जो भी कोई आइटम जिसे कि आप रेवेन्यू नेचर में कह सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिस्ट में डाल सकते हैं, उसकी हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, अदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन लैंड। तो जो आपका लैंड के ऊपर खर्चा होगा उसको छोड़कर जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी 100% हम आपको डिडक्शन दे देंगे,
100% डिडक्शन हम आपको दे देंगे। और क्यों ना दें, अगर आप डोनेशन दे रहे हो तब भी तो हम आपको 100% डिडक्शन दे रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं खुद साइंटिफिक रिसर्च करूंगा, तो अब भी हम आपको दे देंगे। आइए पढ़िए एक बार। एक्सपेंडिचर incurred within 3 years immediately preceding the commencement of the business on payment of salary to research personnel engaged in the scientific research related to his business carried on by the taxpayer, or on purchase of material inputs for such scientific research will be allowed as deduction in the year in which the business is commence। तो बिजनेस शुरू करने से 3 साल के पहले के अंदर अंदर जितने भी आपने खर्चे किए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, ऑन रॉ मटेरियल और एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हम आपको यहां पर अलाउ कर देंगे। किस साल अलाउ कर देंगे? जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, कमेंस कर देंगे। The deduction will be limited to the amount of certified by the prescribed authority। लेकिन हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी देंगे? जितना सर्टिफाइड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वहां पर सर्टिफाई करके देंगी कि आपने ये खर्चा किया है और ये खर्चा इतना बनता है और ये खर्चा ही आपको अलाउ होना चाहिए। तो सर्टिफाइड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आपको बताएंगी कि कितना खर्चा आपका अलाउ होगा और कितना खर्चा आपका अलाउ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या लिखा है? 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड अदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन लैंड। इसका मतलब अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, आप कहते हैं मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम उसकी भी आपको डिडक्शन दे देंगे। और कितनी देंगे सर? 100% देंगे, इसकी भी हम आपको 100% देंगे। लेकिन अगर लैंड खरीदा होगा आपने तो उसकी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। देखिएगा, एक्सपेंडिचर सो इंकर्ड विद इन द 3 years immediately preceding previous year in which the commencement of the business shall be deemed to have been incurred in the previous year in which business is commenced and will rank for a deduction as expenditure for scientific research incurred during the previous year। तो जो बिजनेस शुरू करने से पहले के 3 साल के खर्चे होंगे ना, हम उसको भी मान लेंगे, हम उसको भी मान लेंगे कि ये आपके उसी साल के खर्चे हैं जिस साल आपने बिजनेस शुरू किया है। तो जिस साल आपने बिजनेस शुरू किया है वो खर्चे आपके उसी साल के खर्चे माने जाएंगे। Am I clear to you? चलिए आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। फिर यहां पर एक चीज और लिखी इन्होंने, देखिएगा, फर्दर expenditure on scientific research by company engaged in the business of biotechnology or in any business of manufacture or production of any article not being article or thing specified in the list of 11th schedule on an approved in-house research and developed facility। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च करते हैं, वहां पर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कितनी देंगे? सेम 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड। बट द डिफरेंस इज दैट यहां पर हम उन खर्चों के डिडक्शन नहीं देंगे विच आर इंकर्ड ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग के अलावा अगर आपके कोई भी खर्चे हैं, वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू विल गेट दी 100% डिडक्शन फॉर दैट। आपको 100% डिडक्शन दे दी जाएगी। मान लीजिए आपके प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपए, लेकिन आपका 35 AD के अंदर जो अमाउंट बना डिडक्शन जो कि आपको मिलनी चाहिए थी वो आई है 2.5 लाख रुपए। तो बताइए क्या आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। कितने तक? 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट को आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या होगा सर, ये जो 1,50,000 रुपए बच गया 35 एडी में, जो कि मेरे को अलाउ था, लेकिन मेरे पास क्योंकि प्रॉफिट नहीं थे, तो क्या होगा इस 1,50,000 का? जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आपने किया था ना, कि अगर आपके प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं टू एब्सॉर्ब द डेप्रिसिएशन, तो आपने बचे हुए डेप्रिसिएशन को क्या नाम दिया था? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। वैसे ही आप इस 35 एडी को भी क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे? जब नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट आएंगे, तब आप वहां से उस प्रॉफिट में से इन वाले एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट करवा लेंगे। अगर सर अगले साल भी प्रॉफिट नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा? तो उसके अगले साल करवाएंगे। कितने सालों तक करवाते रहेंगे? देखिए, वापस आइएगा लॉ पर। Capital expenditure incurred on scientific research which cannot be absorbed by the business profits of the relevant previous year can be carried forward to the immediately succeeding previous year and shall be treated as the allowance for that year, और उसे अगले साल का खर्चा मान लिया जाएगा। In effect, this means there is no time bar on the period of carry forward. It shall be accordingly allowable for that previous year. और वो उससे अगले साल के लिए आपका खर्चा अलाउएबल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो देखिए यहां पर भी आप लिखिएगा नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखिए वैसे तो मैं आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में भी ये बात बताऊंगा, लेकिन अब मैं फिर से बता रहा हूं। यहां अभी तक हमने 2 चीजें ऐसी पढ़ी हैं जिसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब मैं अगर उन चीजों को कैरी फॉरवर्ड करता हूं ना, तो मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं कब तक उन्हें कैरी फॉरवर्ड करूं। मैं उसे अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। पहली क्या चीज थी? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पहला था अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और दूसरा क्या है सर? दूसरा है ये 35 एडी के लॉसेस, 35 एडी के अलाउंसेस। तो 35 एडी में जो आपके खर्चे हैं जो कि एब्सॉर्ब नहीं हो पाए हैं, आप इसको भी अनलिमिटेड ईयर्स तक क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही बात मैं आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में फिर से बताऊंगा, और मुझे यकीन है तब आप ये भूल जाएंगे, और मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी। और अगर आपको याद रहती है तो उससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं होगी कि अगर मैंने आपको कोई चीज बताई है और आप उसे याद रख पा रहे हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि आप वास्तव में मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। आइएगा वापस आते हैं बुक पर। नो डेप्रिसिएशन बहुत खास बात है। जब हमने आपको 100% डिडक्शन दे दी, जब हमने आपको 100% डिडक्शन दे दी, तो अब हम आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। So section 35 subsection 2 clause 4 says clarified that no depreciation will be allowed, no depreciation will be admissible on any capital asset represented the expenditure which has been allowed as a deduction under section 35, whether in the year in which deduction under section 35 was allowed or in any other previous year। तो देखिए ना, जब आपने बोला हमने 35 एडी में 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, तो हमने 1 लाख रुपए आपकी एक्सपेंस मानते हुए आपकी इनकम को कम कर दिया। हमने इनकम टैक्स में आपको एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे दी 1 लाख रुपए की। तो जब हम 1 लाख रुपए इनकम टैक्स की आइज में ऑलरेडी आपको बेनिफिट दे चुके हैं,
तो उस अमाउंट पर हम आपको दोबारा थोड़ी डिडक्शन दे देंगे, हम आपको डेप्रिसिएशन के नाम की थोड़ी डिडक्शन दे देंगे। आपको डिडक्शन 35 AD में दे दी गई है। नाउ यू कैन नॉट क्लेम दी डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दी सेम असेट्स। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, एक बहुत छोटा सा पॉइंट वापस फिर मैं आपको बुक पर लेके आऊंगा, तो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और फिर बुक पर आके इसको रीड करेंगे कि क्या आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग सेम है या नहीं। आपको याद होगा मैंने आपको पावर जनरेटिंग यूनिट्स कंपनीज के केस में जो असेट पर SLM मेथड में डेप्रिसिएशन लगता है वहां पर कुछ बातें बताई थी। मैंने वहां पर क्या बोला था कि मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए की असेट है, 30,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, 70,000 रुपए की WDV बची, आपने उसे 80,000 रुपए में बेच दिया, तो ये 10,000 रुपए आपका एडिशनल प्रॉफिट आता था, आप इसे क्या कहते थे? बैलेंसिंग चार्ज। जबकि अगर 70,000 रुपए की चीज आप 60,000 रुपए में बेचते थे तो उसे क्या आप कहते थे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। याद है? और अगर यही 1 लाख वाली चीज आप 1,18,000 में बेचते थे, याद करिएगा वो क्लास, उसमें सेम एग्जांपल है, वर्ड फिगर्स भी सेम है, तो वहां पर आप कहते थे सर 18,000 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और बाकी 30,000 रुपए का मेरा PGBP इनकम है, जिसको कि मैं बोलता था बैलेंसिंग चार्ज। यस और नो? यस सर। अब देखिए एक और एग्जांपल सुनिएगा, इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये बताया था, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए आपने 35 AD के लिए कोई असेट खरीदी थी, असेट की कॉस्टिंग हो गई सर 1 लाख। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि हम आपको 35 AD के अंदर 1 लाख रुपए की डिडक्शन दे देंगे। तो 1 लाख रुपए की डिडक्शन देने का मतलब बताइए क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि जब मेरा नेट प्रॉफिट उठाया गया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो मान लीजिए 12 लाख रुपए था, सरकार ने बोला 35 AD में क्योंकि आपको डिडक्शन मिल जाएगी तो 1 लाख रुपए की आप डिडक्शन लेके 11 लाख रुपए पर आप हमें इनकम टैक्स पे कर दो। तो इसका मतलब सरकार आपको इस 1 लाख रुपए का बेनिफिट दे चुकी है। अब जब सरकार आपको ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट दे चुकी है तो सरकार की निगाहों में इसकी वैल्यू क्या है? सर सरकार की निगाहों में इसकी वैल्यू है 0, क्योंकि सरकार आपको इसका बेनिफिट दे चुकी है, क्योंकि सरकार आपको इसका बेनिफिट दे चुकी है। अब एक बात बताइए, जिस असेट्स पे आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल चुका है 1 लाख रुपए का, और कोई व्यक्ति आपके पास आके ये बोले कि आप ये एसेट मुझे दे दो और मैं आपको इसके बदले में 25,000 रुपए दे दूंगा, कोई व्यक्ति आपको आके ये बोले कि आप ये एसेट मुझे दे दो, मैं आपको बदले में 25,000 रुपए दे दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको फायदा हो गया या नुकसान हो गया? ऐसी ही बात मैं एक जगह पर आपके साथ और कर चुका हूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने वो PGBP में करी है या मैंने किसी और चैप्टर में आपके साथ बात करी है, लेकिन मैं ऐसी बात आपको बता चुका हूं जहां पर याद आ गया मुझे, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, जहां पर सेक्शन 35 का एक जिक्र आया था, वहां पर मैंने आपको सेम यही बात बताई थी कि अगर किसी असेट्स पर इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स लॉ आपको पूरा बेनिफिट दे चुके हैं तो उनकी निगाह में उस एसेट की वैल्यू है 0, और कोई व्यक्ति अगर आपको उसके 25,000 रुपए आके दे रहा है तो सर ये 25,000 रुपए आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा? कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो ये कहे सर कैसे बनेगा, 1 लाख की चीज आप 25,000 में बेच रहे हो, ये तो 75 का नुकसान है बल्कि। बट आप ऐसे नहीं देखो,
आप देखो इनकम टैक्स वालों की निगाहों से, आप अपनी निगाहों से मत देखो। इनकम टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भाई साहब इस 1 लाख रुपए में तो हम आपको पहले ही बेनिफिट दे चुके हैं, हमने आपका इनकम कम करके इनकम टैक्स कम ले तो लिया, तो ये बेनिफिट तो हमने आपको दे दिया। जितना आपने उधर खर्च किया था 1 लाख रुपए एसेट को खरीदने में, उतने से हमने आपको खर्चा भी तो दे दिया। तो जब हमने खर्चा दे दिया तो अब अगर आप ये एसेट किसी को बेचोगे तो हमारी निगाहों में, इनकम टैक्स की निगाहों में ये एसेट्स क्या है? जीरो। इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। और कोई आपको 0 रुपए की चीज के लिए, नील की चीज के लिए 25,000 रुपए दे रहा है, तो ये 25,000 रुपए आपके लिए क्या बन जाएगा? ये सर आपके लिए इनकम बन जाएगी। और कौन से हेड की इनकम बनाओगे? अंडर हेड पीजीवीपी। सर अगर कोई मुझे 25,000 ना दे, 1,25,000 दे दे तो क्या होगा? तो सर उस केस में फिर 1,25,000 के 2 टुकड़े होंगे। 1 लाख अलग चला जाएगा जो आपकी पीजीवीपी की इनकम बनेगा, और बाकी 25,000 जो कि आपको कॉस्ट से भी ऊपर मिल रहा है। आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ही 1 लाख रुपए थी और आपको तो 1,25,000 मिल रहा है, तो जो आपको एडिशनल 25,000 मिल रहा है, सर यहां तो हमें महक आ रही है किसकी? कैपिटल गेन की। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या बन जाएगा आपके लिए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आइएगा वापस बुक पर, देखिए सेल ऑफ असेट्स। So sale of asset representing the expenditure of the capital nature on scientific research. If जो बात मैंने आपको समझाई है मैंने जस्ट उसको if करके लिख दिया है ताकि आपको बात अच्छे से और समझ आ जाए, या आपके मैं कह सकता हूं माइंड में बैठ जाए कि इस तरह से कैलकुलेशन यहां पर चल रही है। So if the sale proceed plus deduction under section 35, तो मेरे एग्जाम्पल में देखिए सेल प्रोसीड कितनी है? सर आपके पहले वाले केस में सेल प्रोसीड है 25,000 और डिडक्शन आपने कितनी ले ली है? 1,00,000। तो कितना हो गया ये? 1,25,000। आगे देखो मोर देन अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बताइए क्या ये दोनों अमाउंट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से? यस, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1,00,000। then amount of sale proceed plus deduction allowed under section 35 minus amount of capital expenditure or deduction allowed under section 35, whichever is less will be charged to tax as income of a business in the previous year in which asset is sold. आप मेरे वाले एग्जांपल को यहां रख के देख लो, बताओ आपको सेल प्रोसीड कितनी मिली? सर 25,000। इसके अंदर प्लस कर दो डिडक्शन कितनी मिल गई थी? 1,00,000। इसमें से माइनस कर दो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर था? 1,00,000। और तो यहां पर क्या आ गया? 25,000। और डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 1,00,000। विच एवर इज लीस्ट के हिसाब से बाहर क्या आएगा? 25,000। तो 25,000 आपके लिए क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगी। यहां देखो मैंने कितनी बनाई थी इनकम? 25,000 ही बनाई थी। ये तो 1,00,000 जो आप देख रहे हो तो दूसरे वाले केस में आया था। अब दूसरे वाले केस में देखो, इफ अगर आप कहते हैं इफ सेल प्रोसीड एक्सीड दी ओरिजिनल कॉस्ट, तो अगर आपकी सेल प्रोसीड ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा जा रही है, 1,00,000 से भी ज्यादा, तो सर 1,00,000 रुपए तक का तो आपका पीजीवीपी इनकम आएगा। और जो ऊपर वाला अमाउंट आया है, 1,00,000 से ऊपर वाला पैसा आया है, वो आपके लिए कैपिटल गेन बन जाएगा। और देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट देन कैपिटल गेन शैल अराइज। तो कैपिटल गेन पूरा नहीं आएगा, ओवर एंड अबव द कॉस्ट वैल्यू वो वाला पैसा आपके लिए कैपिटल गेन की इनकम बन जाएगा। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? बताइए यहां तक की बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज
प्लीज पूछ लीजिएगा, डाउट पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे तभी क्लियर होंगी। अगर आप केवल ये सोच के बैठ जाएंगे ना स्टूडेंट्स कि हाँ ठीक है सर आपने पढ़ा दिया, हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, बात समझ में आ जाएगी, कर लेंगे, आप मैस कर लेंगे अपने लिए। प्लीज मैं फिर बोलूंगा, अगर डाउट है तो पूछिए, बार बार मेरे कहने से मत पूछिए, खुद से भी पूछिए, खुद से भी पूछिए। जितना आप डाउट पूछेंगे, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में, उतना आप सीख पाएंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स सेक्शन 35 एडी आप एक बार घर से रीड करिएगा। बहुत कुछ मेजर बात नहीं है, सिंपल सा सेक्शन है, मैं आपको एक ओवरव्यू देके छोड़ देता हूं, इसे आप घर से रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। क्या कहता है सेक्शन? इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस। नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई मुझे बोले ना ये पढ़ना नहीं है बस इसका मीनिंग समझा दो, तो मैं नाम से ही समझा दूंगा। क्या है सेक्शन? वो कहता है इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव हम आपको देंगे। इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए टैक्स इंसेंटिव हम आपको देंगे। आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप स्पेसिफाइड बिजनेस करो। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब अब सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस बढ़े, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस सेटअप हो, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस आगे अपना काम बढ़ाएं, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस इंडिया में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस अपना सेटअप करते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं और वहां पर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको सरकार उससे लिंक्ड कुछ टैक्स इंसेंटिव देने की बात कर रही है अंडर सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी की ही बात चल रही है यहां पर भी। तो ये आप होमवर्क में एक बार रीड करिएगा। सबसे पहले बताया है कौन से बिजनेस इसमें एलिजिबल होंगे, मतलब कौन कौन से बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस होंगे। तो आप देखेंगे यहां पर अगर आप कोल्ड चेन का बिजनेस करते हैं, मतलब कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, अगर आप वेयर हाउस बनाते हैं, अगर आप होटल्स चलाते हैं 2 स्टार या अबव कैटेगरी के होटल्स ताकि टूरिज्म ज्यादा बढ़े, अगर आप हॉस्पिटल्स चलाते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशंस बनाते हैं, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। तो दीज आर दी स्पेसिफाइड बिजनेसेस। मैंने अभी आपको केवल ऊपर ऊपर से बताया, मैं चाहता हूं आप इसे होमवर्क में डिटेल में पढ़ें। और बहुत कोई टेक्निकल बात नहीं है, अगर टेक्निकल बात होती तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं आपको ये जरूर पढ़ाता, बट ट्रस्ट मी इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज है नहीं, और मैं चाहता हूं इसे आप खुद से पढ़ें और समझें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पढ़ के ना समझ आए। तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया। सिमिलरली अगर आप बी कीपिंग का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। अगर आप शुगर का स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, हम आपको बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% दे देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तब भी 100% दे देंगे। लेकिन वही बात, लैंड पर हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, गुडविल खरीदने पर कोई बेनिफिट नहीं देंगे। उसके बाद यहां पर आप पढ़िएगा, पूरा ही पढ़ना है वैसे तो आपको, बट मैं मोटा मोटा पॉइंट्स आपको यहां बता रहा हूं। आपको एनी प्रायर पीरियड एक्सपेंस जो कमेंसमेंट होंगे वो कैपिटलाइज किए जाएंगे ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ये आप प्लीज एक बार पढ़िएगा जरूर, आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है स्टूडेंट जो आपको समझ ना आए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन वी हैव अ amortization of preliminary expenses. I will start this section in the next class. Students, आज I have some scheduled activity for some other reason due to which I have to leave the class early today.
मैं आज आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मेरे कुछ और कमिटमेंट्स हैं आज के, जिसकी वजह से मुझे ये क्लास आज लगभग 1 घंटे या 1 घंटे से भी कम समय पे छोड़नी पड़ रही है। और आप जानते हैं मेरा नेचर नहीं है 1 घंटे से कम पढ़ा पाना, तो फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे किसी मजबूरी के तहत ही या किसी मजबूरी की वजह से ही ये क्लास 1 घंटे से कम पर छोड़नी पड़ रही है। So I will discuss the remaining concept in the next class. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा अमर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा लंबा भी होगा, बट इसको भी थोड़ा सा आसानी से ही समझेंगे। ऐसी कोई हमें जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है कि हम चीजों को भगा भगा कर समझें। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा इसके फर्दर सेक्शंस की, एंड आई विल ट्राई टू कवर एज मैक्सिमम एज सेक्शन with the detailed analysis only। जल्दबाजी में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। आज की क्लास को मैं यही रोक देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको एक होमवर्क में दिया है सेक्शन इंसेंटिव लिंक्ड टैक्स इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेस, आप ये प्लीज घर से पढ़ के आएंगे, रीड करके आएंगे, ताकि अगली क्लास मैं आपको प्रीलिमिनरी सेक्शन के अमर्टाइजेशन पर बातें समझा पाऊं। चलिए आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। तब तक आप अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।